तो आज हम ऐसे कैरेक्टर और मूवी की बात करने वाले हैं जो तुम्हारा दिमाग फाड़ देगी और इसे देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मेंटल ब्रेकडाउन कैसे किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। और इसमें रियलिटी और हेलुसिनेशन को ऐसे तरीके से दिखाया है कि तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि रियलिटी क्या है और हेलुसिनेशन क्या है। तो आज हम बात करेंगे द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग एनिमे मूवी परफेक्ट ब्लू की, क्योंकि मीमा इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, इसलिए तुम्हें मीमा के बारे में भी पता चलेगा और इस पूरी मूवी के बारे में भी। और आज तक तुमने जितनी भी माइंड वाली चीजें देखी होंगी उनमें इसका नाम वन ऑफ द टॉप लिस्ट में आता है। एंड दिस मूवी इज एक्चुअली टेरिफाइंग। टेरिफाइंग मतलब समझ रहे हो, डरना, डिस्गस्टिंग या डिस्टर्बिंग नहीं। टेरिफाइंग मतलब यहाँ वाला टेरिफाइंग। एग्जाम्पल जैसे हॉरर मूवीज देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद थोड़ी ना डर लगता है। बट टेरिफाइंग मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज ये तुम्हें वो फील कराएगा मूवी देखने के बाद भी। ये मूवी तुम 3-4 दिन तक तो अपने जहन से निकाल ही नहीं पाओगे। जब भी तुम इसके बारे में सोचोगे भी ना, तभी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने ये पहली बार देखी थी ना, मैं भाई सच में 1 घंटा ना ऐसे ही बैठा रह गया कि बहन क्या देख लिया मैंने ये। और मैं कम से कम 2-3 हफ्ते इसके बारे में ही सोचता रहा। वैसे मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा इनसेन टीवी को। इफ यू डोंट नो तो उनका भी एक एनिमे चैनल है एंड 2021 के टाइम पर ही उन्होंने एक वीडियो डाली थी परफेक्ट ब्लू के रिव्यू के ऊपर, जो मैंने देखी थी। और वहीं से मुझे इसके बारे में पता चला और सातोशी कोन के बारे में भी। और हाँ, ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग है, तो सही से सुनना हर एक पार्ट। और हाँ, इसमें एक रियल एंडिंग भी है और एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है। और ऑल्टरनेट वाली सुन के तो तुम्हारा दिमाग ही फटेगा। आई थिंक ये पूरी वीडियो ही तुम्हारा दिमाग फाड़ देगी। तो चलो सीधा स्टार्ट। भाई गूज़बम्स आने लगे सोच कर ही। मजा आएगा भाई इस वीडियो में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते। साथी स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 15 मीमा। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर किरिगो मीमा से, जो कि एक फेमस पॉप आइडल बैंड जैम की मेंबर थी और उनका फैन बेस एकदम क्रेजी था, खासकर मीमा को तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन वन डायरेक्शन की तरह इन सबको भी एक दिन टूटना ही पड़ता है। एंड जो मीमा होती है वो अपनी पॉपुलैरिटी को देखकर डिसाइड करती है कि वो अपने ग्रुप को छोड़कर अब एक्टिंग में अपना नाम कमाएगी आगे। और इसीलिए फिर वो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस देने के लिए भी आई थी। तभी हमें एक दूसरे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम था ममोरो, जिसे मी मेनिया भी कहते हैं, एंड जो कि अभी इधर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर है। एंड भाई ये बंदा बहुत ही बड़ा फैन है मीमा का। बहुत बड़ा भी नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा एक ऑब्सेस्ड फैन। और इसके ऑब्सेशन को सातोशी कोन ने सिर्फ एक सीन में दिखा दिया था। जब ये मीमा को ऐसे देखता है तो हम देखते हैं कि उसकी विजन से बाकी सराउंडिंग्स बिल्कुल ब्लर हैं और उसका पूरा फोकस सिर्फ मीमा पर है। दैट मच ऑब्सेशन की मतलब उसे सराउंडिंग का तो कुछ दिख ही नहीं है। मीमा इस ग्रुप को छोड़कर चली तो जाती है, लेकिन उसके जो डाई हार्ड फैंस थे वो नहीं चाहते थे कि वो कभी भी सिंगिंग छोड़े। और कुछ तो ऐसे भी बंदे थे जो उसे फैक्स कर धमकी भी दे रहे थे। लेकिन मीमा ने अब फुल डिसाइड कर लिया था कि उसे एक्टिंग में ही आगे बढ़ना है। अब हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम था रूमी हिदाका, जो कि मीमा की मैनेजर थी और वो हर चीज हर पॉइंट पर उसका सपोर्ट करती थी। मतलब शी वॉज अ वेरी गुड मैनेजर। और हाँ, मीमा का एक एजेंट भी था तादो कोरो, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में उसे फिल्म दिलवाने का काम कर रहा था। और शुरू में तो मीमा को काफी छोटे रोल्स ऑफर हो रहे थे, जो कि मीमा को भी वर्थ इट नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसने इतना पॉपुलर बैंड छोड़ा है अपना, तो कुछ बढ़िया और बड़ा रोल तो मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक सीन की उसकी शूटिंग चल रही थी, तभी उसे एक फैन का लेटर आता है जिसे उसका एजेंट खोलता है। लेकिन उसमें एक स्मॉल बॉम्ब था जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और उसमें साफ साफ लिखा था ये सिर्फ वार्निंग है, आगे इससे भी बुरा हो सकता है। तो यहाँ से अब मीमा को डर लगना स्टार्ट हो गया था कि उसके फैंस तो उसके इस डिसीजन से पागल ही हो रहे हैं। और उधर हमें मी मिनिया भी खड़ा हुआ दिखाया जाता है, तो हो सकता है कि उसने ये काम किया। अब मीमा घर जाती है और उसे एक दूसरे फैन लेटर में एक वेबसाइट का पता चलता है जो कि उसी के लिए बनाई गई थी, मीमाज रूम। अब उस वक्त यानी कि 1997 में तो इंटरनेट बहुत ही नई चीज थी, इसलिए फिर जो रूमी थी वो इसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना सिखाती है। एंड देन मीमा उस वेबसाइट पर जाती है और वो देखती है कि उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जो भी वो डेली बेसिस पर करती थी। पहले तो वो ये देखकर खुश होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती रहती है आगे वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें हर चीज काफी डिटेल में लिखी हुई थी कि वो किस ट्रेन से उतरी या फिर उसने कौन सा पैर बाहर निकाला, उसने क्या शॉपिंग करी, यहाँ तक कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये तक लिखा था। अब मीमा की फटने लगती है, वो समझ जाती है कोई बहुत ही खतरनाक स्टॉकर उसे स्टॉक कर रहा है, जो उसे हर वक्त देख रहा है। एंड फिर ये आइकॉनिक सीन आता जब वो खिड़की से बाहर देखती है।
अब मीमा को पता चलता है जो उसका आइडल ग्रुप था चैम, वो उसके जाने के बाद भी काफी अच्छा कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा बढ़िया कर रहे थे। अब कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि मीमा को एक कैरेक्टर का रोल ऑफर होता है जिसकी सीन्स भी काफी ज्यादा थे, लेकिन उसका एक सीन भी था। अब जो रूमी थी वो तो इसके साफ खिलाफ थी कि इससे मीमा की पूरी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसके एजेंट को लग रहा था कि मीमा को ये करना चाहिए। अब पूरा डिसीजन मीमा का था कि उसे क्या करना है, और वो हाँ कर देती है। एंड दैट वाज सरप्राइजिंग, बट उसने इसलिए भी ये हाँ करा क्योंकि इससे पहले वो अपने पॉप आइडल ग्रुप की कामयाबी भी देख कर आई थी। उसे लग रहा था कि यार वो लोग तो इसके बिना तगड़ा कर रहे हैं, तो अब उसे भी कुछ एक्टिंग में उखाड़ना पड़ेगा। तो या मेंटल प्रेशर भी होता है, इसलिए वो चांस लेती है। और अब जब वो घर वापस जा रही थी तब हमें दिखाया जाता है मीमा की रिफ्लेक्शन उससे बात कर रही थी, और वो उसे कहती है मैं होती तो वो उस रोल को रिजेक्ट कर देती। एंड अब असली मूवी स्टार्ट होती है। अब अगले दिन मीमा का शॉट है उस सीन का, एंड भाई क्या सीन बनाया सातोशी कोन ने, एकदम रियल लगेगा तुम्हें जब तुम इस सीन को देखोगे। और ये सीन इतना रियल लग रहा था, जब बाहर बैठी रूमी इसे देखती है तो वो रो कर वहां से चली जाती है, यहाँ तक कि उसका एजेंट भी हैरान हो जाता है, और जो मीमा थी उसके दिमाग पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। इतना रियल सीन लग रहा था। अब मीमा इस सीन को करने के बाद वापस घर आ जाती है। अब वो गुस्से में सब कुछ गिरा कर रोने लगती है बिकॉज उसको ये सीन नहीं करना था, बट जबरदस्ती उसे करना पड़ा। और अब उसे दूसरी मीमा भी दिखना स्टार्ट हो जाती है जो उसे कहती है क्या तुम सच में ये करना चाहती थी, और यहाँ से उसका मेंटल ब्रेकडाउन स्टार्ट होने लगता है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो उसकी वेबसाइट थी मीमाज रूम करके, और कोई नहीं उसका ऑब्सेस्ड फैन मीमेनिया ही चला रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस राइटर ने मीमा का वो रेप सीन लिखा था उसकी कोई बुरी तरह आंखें फोड़कर मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीमा को उस रेप सीन से काफी ज्यादा रिकग्निशन मिलने चालू हो गई थी। अब मीमा पूरी श्योर थी कि उसे एक्टिंग में ही घुसना है क्योंकि उसे पता था कि अब वो इस दलदल में उतर चुकी है, अब देयर इज नो टर्निंग बैक। अब इसके बाद मीमा अपना एक न्यू फोटोशूट भी करवाती है जो कि और ज्यादा इसके दिमाग पर इम्पैक्ट डाल रहा था क्योंकि ये सब कुछ वो बिन मन के करवा रही थी, और उसे बार बार वो पॉप आइडल मीमा दिख रही थी जो उसे मोक कर रही थी कि जब तुम पॉप आइडल थी तभी ठीक था। तो यहाँ हमें एक तरह से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखाया जाता है जैसे हमने अपरिचित मूवी में देखा था। बट उस सिचुएशन में क्या था, ये अम्बी जो था वो खुद के अंदर ही एक पर्सनैलिटी बना रहा था, बट इधर मीमा की सिचुएशन में वो हेलुसिनेट कर रही थी पॉप आइडल वाली मीमा को, और अब उसका ये हेलुसिनेशन ऐसे ही बढ़ता जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो मेमेनिया था वो मीमा की सारी न्यू फोटोशूट वाली मैगजीन्स खरीद लेता है, सारी की सारी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसे ऐसे देखे। भाई दिस इज अ नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन। और हमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि उसे भी जो पॉप आइडल वाली मीमा है ना उसके इल्यूजन्स दिख रहे थे। अब दूसरी तरफ जो मीमा थी हमारी, उसकी दिन ब दिन हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि सपना क्या है और रियलिटी क्या है। अब तुम इसे ऐसे समझो जैसे कि तुम सपने में हो और सपने में तुम कुछ फोन चला रहे हो, कोई बढ़िया सा फोन iPhone 16, उसे चलाते चलाते ना तुम सो गए, और फिर तुम जब नींद से जगोगे तो तुम उस आईफोन को ढूंढने लग जाओगे बिकॉज तुम सपने में सो गए थे, इसलिए तुम्हें लगा कि तुम अभी उठे हो तो तुम सपने में ही हो। और सपना तो तब तक रियलिटी लगता है जब तक तुम उसे देख रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये वीडियो जो देख रहे हो क्या पता ये तुम सपने में देख रहे हो, तुम्हें कैसे पता ये सपना नहीं है, क्या पता अभी तुम्हारी आंखें खुल जाए और फिर पता चले कि ये तो सपना था, समझे ऐसे। और मीमा को तो भाई पता ही नहीं चल रहा था कि सपना क्या और रियलिटी क्या है। हमें कम से कम पता तो रहता कभी कभी, उसे नहीं पता चल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस फोटोग्राफर ने उसका फोटोशूट किया था उसने पिज्जा मंगाया था, तभी पिज्जा डिलीवरी गाय आता है उसके घर और एक स्क्रू ड्राइवर से उसकी आंखें फोड़ देता है, और उसके बाद वो उसे पूरी तरह मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि असल में कातिल मीमा ही है। और तभी मीमा की आंख खुलती है और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सपना था, लेकिन जैसे ही वो अपने कबर्ड में जाती है और देखती है तो वहाँ उस फोटोग्राफर के खून से सने हुए कपड़े रखे हुए थे। और वो शूटिंग पे जाती है, शूटिंग वूटिंग करती है, और तभी फिर से उसकी आंखें खुलती हैं और वो फिर से सपने के से बाहर आ जाती है। एंड भाई तुम समझ रहे हो ना, मतलब इधर मीमा को क्या, हमें भी पता नहीं चल रहा कि सपना क्या था और रियलिटी क्या है। अब सातोशी कोन ने एक और खतरनाक चीज की थी इस मूवी में, कि जिस मूवी में अभी मीमा काम कर रही थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट ब्लू जैसी मूवी है, और इस मूवी में जो मीमा का कैरेक्टर है ना उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और इसलिए जब मीमा इस मूवी का शूट कर रही थी तो उसका और ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि वो कैरेक्टर भी वही प्ले कर रही थी जो चीजें उसके साथ हो रही थी, डबल ब्रेकडाउन। और फिर जब इस मूवी का शूट खत्म हो जाता है
तो हम देखते हैं जो मीमेनिया था वो अकेले में मीमा को पकड़ लेता है और उसका करने की कोशिश करता है और उसे कह रहा था कि तुम एक फेक मीमा हो। और फिर मीमा को एक साइड में हथौड़ा पहना मिलता है जिसे वो उसके सर में मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। एंड देन फिर मीमा ये सब कुछ रूमी को बताती है और जब वो वापस आकर देखते हैं तो वहां पर मीमेनिया था ही नहीं। उसे फिर लग रहा था कि ये साला सपना था क्या। अब जो रूमी थी वो उसे अपने साथ वापस घर ले जाती है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मीमा का एजेंट और मीमेनिया दोनों की लाशें पड़ी हुई थी और उन दोनों की आंखें फूट रखी थी। एंड अब जब मीमा अपने कमरे में पहुंचती है तो वो सामने अपना पॉप आइडल का पोस्टर देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो मैंने हटा दिया था। अब क्या था कि वो उसका रूम नहीं था। हाँ, वो उसके रूम जैसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल था, लेकिन जब वो उसके बाहर का व्यू देखती है तो वो समझ जाती है कि ये उसका रूम नहीं है। एंड देन फिर से वहाँ दूसरी मीमा आ जाती है। एंड अब सच्चाई से पर्दा हटता है और हमें दिखाया जाता है कि वो रूमी थी असल में। भाई साहब कसम से भाई देखो, तुम्हें दिख रहे हैं भाई, रोंटे देखो, रूमी वाला पार्ट आती रोंटे खड़े हो जाते हैं भाई मेरे। कड़क था भाई वो, जब पार्ट शुरू में आया था ना, पहली बार देखा तो मेरी फट गई थी भाई, क्या हो रहा है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रूमी थी असल में और उसने मीमा के कपड़े पहन रखे थे और ये आइडेंटिकल रूम भी इसी का था। एंड दिस इज अ प्लॉट ट्विस्ट। और असलियत में वो अपने आप को मीमा ही समझ रही थी, इसलिए इस पूरे सीन में हमें वो भी मीमा जैसी ही लग रही थी। अब रूमी मीमा को मारने की कोशिश करती है। अब वो उसका भाग कर रोड पर पीछा करती है और उसे मारने के चक्कर में वो खुद ही इंजर्ड हो जाती है। फिर रोड पर हम देखते हैं कि एक गाड़ी सामने से आ रही थी जिसके सामने रूमी खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो ऑडियंस के सामने स्टेज पर खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार्टिंग सीन था। लेकिन फिर रियल मीमा उसे धक्का देकर बचा लेती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बीत चुका है और हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ मीमा खड़ी हुई थी और वो सामने देख रही थी रूमी को, जिसका वहाँ अभी इलाज चल रहा है। हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने आप को मीमा ही समझ रही है। एंड देन इसके बाद मीमा वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है एंड रियर व्यू मिरर को देखकर कहती है, ना आई एम द रियल वन, No, I'm the real thing. एंड यही मूवी खत्म हो जाती है। एंड आई नो तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए अब एंडिंग समझते हैं। द कन्फ्यूजिंग एंड। अब इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो मीमा नहीं बल्कि रूमी थी। रूमी का क्या था कि उसका ना एक सपना था पॉप आइडल बनने का, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाया, इसलिए फिर वो मीमा की मैनेजर बन गई और उसमें उसने बहुत ही अच्छा काम करा और उसे सक्सेसफुल होता देख उसे लग रहा था कि जैसे उसका सपना ही साकार हो रहा है। लेकिन जब मीमा ने डिसाइड किया पॉप आइडलिंग को छोड़कर एक्टिंग में जाने का तो वहाँ चीजें बिगड़ना चालू हो गई। तुमने कई पॉइंट पे देखा भी होगा कि रूमी को इसका ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि वाले सीन में तो उसे रोना तक आ गया था। रूमी पॉप आइडलिंग से इतना ऑब्सेस थी कि उसे सिर्फ मीमा पॉप आइडल ही दिखती थी। एंड देन उस पॉप आइडल मीमा को जिंदा रखने के लिए उसने खुद के अंदर एक पॉप आइडल मीमा की पर्सनैलिटी बना ली और जिसने भी उसे मीमा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, जैसे कि वो सीन वाला राइटर या फिर वो न्यू फोटोशूट वाला फोटोग्राफर, उसने उन सब की आंखें फोड़कर मार दिया। अब आगे जाकर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उसे पता चल गया कि मीमा अब पॉप आइडलिंग में वापस नहीं आने वाली और ना ही अब वो वाली मीमा रह चुकी है। वो बस अब ये मूवी वगैरह करके उस पॉप आइडल वाली मीमा की इमेज को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए फिर उसने उस वेबसाइट से मीमेनिया को खोजा और फिर उसके पास जाकर उसने उसे मैनिपुलेट करा कि वो जो मीमा है वो एक इम्पोस्टर है, वो हमारी पॉप आइडल वाली मीमा को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। एंड देन उसने ही उसे उसके हाथों मरवाने के लिए भेज दिया था, लेकिन वो नाकाम रहा तो इसलिए उसने उसे भी मार दिया। अब एजेंट को उसने इसलिए मारा था क्योंकि एक सीन दिखाया था जब वो जा रहा था तो उसने उससे कहा था कि मीमा को अब आगे वाली मूवीज में भी थोड़े बहुत 18+ वाले सीन्स करने पड़ेंगे, बट अब कोई बिग डील नहीं, एक बार कर लिया तो। लेकिन रूमी इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी और इसलिए वो उसे भी मार देती। और हाँ, वो सारे मर्डर्स रूमी ने ही किए थे, इसका थोड़ा सा क्लू हमें दिखाया जाता है जब रूमी उसी स्क्रू ड्राइवर से मीमा की आंखों पर हमला करती है और तुमने देखा ही है कि हर एक विक्टिम्स की आंखें फूटी गई। अब लास्ट में बची थी मीमा, तो वो खुद आती है उसे खत्म करने के लिए। बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल सीन की, जिसमें क्या होता है कि मीमा के बैंड छोड़ने के बाद भी जब उसके बैंड का एक कॉन्सर्ट होता है जिसमें मीमा आती है परफॉर्म करने और उधर मीमेनिया भी उसे देख रहा था। अब मेरे हिसाब से ना वो मीमा एक इल्यूजन थी, लेकिन हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ सारे के सारे बंदे उसे देखकर रिएक्ट कर रहे थे। सब थोड़ी ना हेलुसिनेशन में होंगे, इसका मतलब हो सकता है कि असली में मीमा आई हो, बट मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा सीन ही
एक इल्यूजन होगा। बाकी तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। अब बात करते हैं इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग की, जो कि असल में मेरी थ्योरी है। ऑल्टरनेट एंडिंग। अब एक चीज जो मुझे लगता है कि ये स्टोरी ना ऐसे एंड नहीं हुई है इतनी सिंपली। सातोशी कोन ने हमें एक बहुत ही खतरनाक एंड दिया है, बस हमने उसे नोटिस नहीं किया। एंड बाय गॉड बहुत ही क्रेजी डिटेल है, सही से सुनना। तो नोटिस करना, जब एंड सीन में मीमा गाड़ी में बैठकर बोलती है आई एम द रियल वन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मीमा नहीं है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पहले ना तुम मीमा की वॉइस एक्टर की आवाज सुनो। Oh, that's really popular lately. ठीक है, अब लास्ट वाले सीन की आवाज सुनो। No, I'm the real thing. देखा, इट्स डिफरेंट, क्योंकि मीमा की आवाज एक लड़की जैसी है, बट ये वाली आवाज में ना थोड़ा मैच्योर बनता है, लाइक किसी वुमेन ने बोला हो। अब रूमी की आवाज सुनो। How can I describe it? It's kind of like networking by using the computer. अब इस सीन की आवाज सुनो। No, I'm the real thing. थोड़ा मैच कर रही है ना। तो यही मेरा कहना है कि जो लास्ट में हमें दिखाई गई ना, वो मीमा नहीं रूमी है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो हमें वहां नहीं दिखाया था कि रूमी पकड़ी गई या नहीं, सीधे सीन वहां से कट हुआ है और हमें सीधे यहाँ ड्रॉप करा गया। और जब हमें मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता था तो पहले हमें रूमी नहीं दिखाई गई थी, हमें मीमा दिखाई जाती है जो कि चश्मा लगा के खड़ी है, और फिर हमें उसकी आंखें या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई जाती है कि सामने रूमी खड़ी है। हो सकता है कि रूमी मीमा को एज अ रूमी देख रही है, क्योंकि वो खुद को भी तो रूमी की जगह मीमा देखती है। मीमा तो वैसे भी हेलुसिनेशन में थी, शी इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। और रही बात रूमी की, तो यार तुम्हें पता ही है कि वो तो अपने आप को मीमा की तरह ही देखती है। तो देखो यार, मैं साफ साफ बस यही कहना चाहता हूँ कि जो मीमा दिखाई गई है हमें, वो रूमी है, एंड जो अंदर असल में रूमी दिख रही थी वो मीमा है। पर क्योंकि हम रूमी की पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, इसलिए हमें वो रूमी लग रही थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही देख रही है कि ये तो रूमी है, मीमा तो मैं हूँ। समझ गए, इट्स कॉम्प्लिकेटेड आई नो। लास्ट में जब वो बोलती है ना आई एम द रियल वन, तो इसलिए सातोशी कोन ने उधर रूमी की वॉइस डाली है ताकि हमें पता चल जाए, हम नोटिस कर लें कि वो रूमी है, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। और देखो यार, ये वाली थ्योरी ना मैंने खुद ही सोची है, क्योंकि मुझे सच में डिफरेंट लगी थी उधर आवाज उसकी। हो सकता है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, पर पता नहीं, मुझे फील हो रहा है कि सातोशी कोन ने यही एंडिंग दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड एंड इनसेन। भाई उस बंदे ने पेपरिका बनाई है यार, वो ये कर सकता है। बाकी तुम बताना कमेंट्स में तुम्हें क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक, और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर करो। जो बोलता है ना एनिमेस फॉर किड्स, भेजो उसे, दिखाओ उसे ये वीडियो, उससे बोलना समझ के दिखाए ये मूवी। एंड भाई सब्सक्राइब करो, मतलब 300 के होंगे भी कि ऐसा ही सपना रह जाएगा मेरा। और अगर तुम्हें ऐसी और कॉम्प्लेक्स वीडियोस देखनी है इसी की तरह, तो ये दोनों वीडियोस भी चेकआउट करो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।